नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल लाइफ में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय यादव इस वक्त मौजूद है। और संजय, आज का जो टॉपिक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी सरगर्मियां अपने जोरों पर है और इन सब के बीच चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला आता है जहां पर यूपी विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उनकी तारीखों में बदलाव हो जाता है, जो कि दर्शकों को बता दें पहले 13 नवंबर को होने थे, अब ये पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर यहाँ पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी। तो इन राज्यों में अगर आप हैं और आप इन राज्यों के मतदाता हैं तो तारीख अच्छे से गढ़ लीजिए। हालांकि रोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपसे भी बातचीत होगी। लेकिन संजय, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये सब किया क्यों गया होगा। प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। डिंपल यादव कह चुकी हैं कि हमसे डर गए बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, बसपा की तरफ से, रालोद की तरफ से चुनाव आयोग को बड़ी सिफारिश की गई थी त्योहारों के मद्देनजर। देखिए, इसमें एक चीज है, अभी ये तारीखें तो बदल दी गई हैं और इसमें बड़ी भूमिका ये है कि समाजवादी पार्टी जो कहे, डिंपल यादव जो कहे, क्योंकि इनको यूपी में चुनाव लड़ रही है, लेकिन सवाल है कांग्रेस का। कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव आयोग से ये दरखास्त की गई थी कि ये तारीखें बढ़ाई जाए आगे। हालांकि बीजेपी का तर्क था कि त्योहारी सीजन है, ऐसे में वोट हो सकता है कि फ्लक्चुएट हो, लोग यहाँ वहां आते जाते हैं, तो इसका असर पड़े। लेकिन इसके पीछे क्या वाकई में कोई वजह है या फिर इन पार्टियों ने सोच समझ के किया है? उपचुनाव बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन जितने दोनों नेशनल पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मायने रखता है और झारखंड इधर। तो इन दोनों को लेकर क्या कोई रणनीति थी जिसके तहत ये एक तरह से चुनाव आयोग को कांटेक्ट किया गया था? ये इसके पीछे क्या वजह है, इसको रोहन समझाएंगे। रोहन, ये तारीखें बदली गई और बिल्कुल अब समझिए कि वोटिंग का दिन बेहद नजदीक था, उस वक्त ये फैसला लिया गया। संजय, आप देख लिया जो लेटर दिया गया था चुनाव आयोग को, सिफारिश जो की गई थी कांग्रेस, बसपा, रालोद और बीजेपी, चार पार्टियों, सपा उसमें शामिल नहीं थी। उनकी तरफ से मांग ये रखी गई थी कि त्योहार का सीजन है, फेस्टिव सीजन है और कार्तिक पूर्णिमा भी है, आई थिंक 15 तारीख को। इसके अलावा गुरु नानक जयंती भी है, तो भारी संख्या में लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इस वजह से तो सिफारिश की गई थी कि चुनाव की तारीखें बढ़ाकर आगे बढ़ाई जाए। जिस वक्त लोग फ्री रहे उस वक्त वोट, ये लोकतांत्रिक बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में वोट सामने आया इस वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ चुनाव आयोग की बात करनी भी जरूरी है कि बार बार तारीखों में बदलाव क्यों किया जाता है। अभी हमने हाल ही में देखा, हरियाणा चुनाव में भी तारीखों में बदलाव किया गया था, इसके पहले पिछले साल राजस्थान में भी किया गया था, पंजाब इलेक्शंस में भी तारीखों में बदलाव किया गया था। तो चुनाव आयोग के पास क्या तैयारियां नहीं रहती है? बार बार ये तारीखों में बदलाव, है ना, तमाम तैयारियां हो जाती है, इतने रिसोर्सेज लगते हैं। और ये तो पहले कई पार्टियों से मीटिंग होती है, उसके बाद ये फैसले लिए जाते हैं। संजय, और ये कोई पहली दफा नहीं है, चूंकि आप हाल फिलहाल के चुनावों का जिक्र कर रहे हैं। आप पिछले कई सालों का डेटा अगर उठा के देख ले तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक तारीख मुकम्मल कर दी गई है और उसके बाद खास तौर पर तैयारियों और त्योहारों का हवाला देकर उन तारीखों को बदला गया है। ये तो कैलेंडर सेट होता है ना संजय, कि आपकी दिवाली आनी है और उसके बाद आपकी कार्तिक पूर्णिमा आनी है, फिर आप गुरु नानक पर्व मनाना है, ये सब तो कैलेंडर सेट होता है। और उसके बावजूद भी अगर कुछ तारीखें फिक्स की गई हैं तो उसके पीछे कोई मकसद, कोई प्लानिंग तो होती होगी। और अगर नहीं होती है तो कैसे उसको मोड़ लगा दी गई? एक चीज और है, देखिए इस बार ये इत्तेफाकन है कि 2-3 पार्टियां वहां पर गई थी कि भाई चुनाव की तारीखों को बदला जाए, लेकिन हर बार ये आरोप लगता था, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जाते थे कि बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि हर वक्त तो चुनावी मूड में होती है, यानी उनको चुनाव लड़ना है तो 2-4 महीने से प्रिपरेशन नहीं करनी, लेकिन दूसरी पार्टियों को करनी पड़ती थी। इस बार ये इत्तेफाकन इस तरीके से है कि ये पार्टियां गई हैं, कांग्रेस भी उसमें शामिल है और कांग्रेस जाहिर सी बात है कि बड़ी पार्टी होने के नाते अब वो भी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल सकती है। लेकिन अब सवाल यही है, कांग्रेस अगर यहां पर इनिशिएट करती है तो कांग्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वाकई में त्योहारों को लेकर कांग्रेस, इसके पहले पूरा इतिहास उठाकर देखिए, त्योहारों को लेकर कभी ऑब्जेक्शन उसने नहीं किया था? क्या वायनाड सीट में चुनौतियां बढ़ गई हैं? क्या महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई है और वहां पर दाव पेच चले जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए लग रहा है कि वहां पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है? यहां चुनाव होते, यहां एंगेजमेंट पहले बढ़ जाती, वहां समय नहीं दे पाते, इसके पीछे वजह हो सकती है? लड़ भी तो नहीं रही है ना यूपी महाराष्ट्र, यूपी उपचुनाव में, कहा एक भी सीटें भी नहीं उसने ली तो है। यूपी उपचुनाव को लेकर तो ठीक है, पंजाब और केरल को लेकर बातें हो रही नहीं, है। पर इसका एक कारण ये भी हो सकता है संजय कि हाल ही में हरियाणा में जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में कांग्रेस उतरी थी और उस नतीजे उस मुताबिक आए नहीं, और जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से बहुत खास प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई और उन्हें कोई बड़े पद भी मंत्रिमंडल में नहीं मिल पाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो फुल प्रूफ तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। हालांकि जो पारंपरिक सीट है वायनाड तो कम से कम, और राहुल गांधी वहां से जीतते हैं, प्रियंका गांधी पर फिर से जीत का दम भर रही हैं, लेकिन सिफारिश करने के पीछे कहीं ना कहीं बड़ा कारण हो सकता है जिसका जिक्र संजय यहाँ पर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि जो आपकी 1-2 सीट फिक्स है, कम से कम उस पर आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल रंजना, हम देख लीजिए, मैंने
जैसा जिक्र किया, कांग्रेस उपचुनाव लड़ भी नहीं रही है, ना सपा की तरफ से उसे सीटें मिली, तो उसका जाहिर तौर पर फोकस ज्यादा महाराष्ट्र इलेक्शंस एंड वायनाड बाई इलेक्शंस पर होंगे जाहिर तौर पर। प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात सपा इस वक्त सवाल उठा रही है। डिम्पल यादव ने भी कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन से डर गई है, और अखिलेश यादव ने भी अभी हाल ही में तुरंत नारा दे दिया है कि हारेंगे तो टालेंगे। तो ये तुकबंदी का एक दौर चल रहा है यूपी में, आप देख लें, पहले सीएम योगी देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद अखिलेश बोलते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, फिर योगी बोलते हैं राम भक्त ही राष्ट्र भक्त हैं। ये तुकबंदी का दौर चला रहा है। यूपी के नारे तो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहे हैं। देखिए किसी भी राज्य में चले जाइए चुनावी माहौल जहां पर वही यही नारे चल रहे हैं। लेकिन संजय, यहाँ सबसे बड़ा सवाल बीजेपी को लेकर ये उठता है कि क्या बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, तैयारियां कहीं कम तो नहीं पड़ गई हैं? नहीं, सवाल ये है चुनाव आयोग को, फिर तो ये सवाल हो जाएगा ना कि चुनाव आयोग को बीजेपी इन्फ्लुएंस कर रही है। बिल्कुल, अगर ये सवाल होगा कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी ये जरूर सोच रही होगी कि त्योहार में अगर जो हिंदू वोटर है ये इंगेज होते तो उनको फायदा होता, मुसलमान वोटर्स, बिल्कुल, हाँ, उनको फायदा होता, उस समय ये पोलराइज किए जा सकते थे या फिर इनका वोट कम पड़ता तो उनके लिए फायदेमंद होता। लेकिन 20 तारीख जाना ये सपा के लिए थोड़ी डेंट पहुंचाने वाली कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ये बयान इसी वजह से। इसी का जिक्र भी कर रही हैं कि हम तो पूरी तरीके से तैयार थे और हमारी तैयारियों से बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई है या तमाम पार्टियां डर गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक डीले वाला जो टाइमिंग रहेगा। हालांकि क्योंकि उन्हें तो तैयारी महाराष्ट्र में भी करनी है, उन्हें तो उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए एक साख की लड़ाई हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन किया था दोनों के लिए रंजना, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए, बिल्कुल। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन संजय यहाँ से किया है, और मुझे लगता है कि वो जीत के बाद जो तमाम बयान सामने आए, वो जीत के बाद जो कॉन्फिडेंस देखने को मिला, उसे यहाँ से समाजवादी पार्टी लूज बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। शायद यही वजह है कि वो चाह रहे थे कि क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि वोट बैंक थोड़ा सा लोकसभा चुनाव की तरफ पलड़ा किस और भारी है, और ऐसे में वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी वोटिंग हो जाए और एक राज्य के जो वोटर्स हैं या फिर उसके बाद का जो सिनेरियो बनता है वो कम से कम दूसरे राज्य को इफेक्ट ना करे। रंजना, यहाँ अखिलेश और सपा, पूरे सपा खेमे को डर इस बात का भी है, ओवैसी फैक्टर का डर सता रहा है, क्योंकि हाँ यूपी में उपचुनाव में ओवैसी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं कई सीटों पर, तो अखिलेश को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं एआईएमआईएम की तैयारियों का और समय मिल गया, प्रचार का और समय मिल गया। खुद ओवैसी, बैरिस्टर ओवैसी खुद आने वाले, हाँ, बी टीम है, तो उन्हें इस बात का भी और डर, ये बड़ा दिलचस्प है। अब बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस को लगता है कि ये बीजेपी की और तमाम जो समाजवादी पार्टियां गठबंधन का ऐसा उन्हें लगता है बीजेपी की बी टीम है। लेकिन ये बहुत ही वाजिब पॉइंट रोहन आपने यहाँ पर उठाया है कि एआईएमआईएम को अगर यहाँ से समय मिल जाता है, और असदुद्दीन ओवैसी एक मुखर वक्ता भी है, अब जब भी आप उनको सुनते हैं तो एक तैयारी का जो समय यहाँ से मिल जाता है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है वो वोटर्स पे। और इसी वजह से अभी आप देख लें, महाराष्ट्र में सपा और एआईएमआईएम के बीच एक डील हुई है कि शिवाजी मानखुर्द सीट पर और एक और सीट, मैं नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन सीटों पर डील हुई है जहां दोनों के कैंडिडेट्स उतारे थे पार्टियों ने। तो उसमें डील ये हुई है कि एक सीट से आप अपने कैंडिडेट वापस लीजिए और एक सीट से हम अपने कैंडिडेट वापस ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों में बिखराव का डर तो जाहिर तौर पर दोनों राजनीति भी है। यूपी में थोड़ी चीजें सिनेरियो अलग है वहां पर रोहन, कारण है कि यहाँ जो बटेंगे और कटेंगे वाला नारा है, इसने वोटों का ध्रुवीकरण किया है, फॉर्म में आ गए हैं, ध्रुवीकरण किया है। तो यहाँ के मुझे लगता है जो अल्पसंख्यक वोटर है वो शायद ओवैसी को ना चुने, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ ओवैसी ने सरकार में आएंगे, एक दो एमएलए अगर बनवा भी लेंगे तो उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी उनके लिए खड़ी हो जाती है। तो यहाँ अखिलेश के लिए बहुत ज्यादा ओवैसी फैक्टर बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि डिले जितना वोट समस्या हो सकती है, चुनौती वो हो सकती है, थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है, वो तो दोनों पार्टियों के लिए होता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन, चूंकि बीएसपी भी चुनावी मैदान में इस बार है, तो ये फैक्टर जरूर हो जाता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जितना डिले होगा, पार्टियों की तैयारियां, कार्यकर्ताओं का जोश उस आधार पर होता है कि 4 दिन बाद वोटिंग करवानी, पता चला 10 दिन बाद हो गई, तो वो ठंडा पड़ता है, और उसमें बीजेपी हर बार लीड कर जाती है, फायदा उठाती है। और पिछले 15 दिनों में जिस तरह से यूपी में माहौल बदलता दिख रहा है, सीएम योगी जिस तरह से लीड करते नजर आ रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, ये जो रूप है, ये लोकसभा चुनाव में उतना देखने को नहीं मिलता। अगर आपने नोटिस किया होगा, मुझे लगता है क्योंकि लोकसभा चुनावों की जो नतीजा है उसके बाद सीएम योगी पर और राज्य की सरकार पर भी कई सवाल जो खड़े हुए, और पूरी प्लानिंग पर जो सवाल, अब नॉट ओनली अंदर पार्टी के अंदरूनी बल्कि बाहर से भी जो देखे, एक ऑडियंस के तौर पर भी, एक मतदाता के तौर पर भी सवाल कहीं खड़े हो रहे, तो शायद यही वजह है कि एकदम फ्रंट फुट में आके सीट संभाल ली और अब स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली है। स्टीयरिंग संभालना मुख्यमंत्री जी को इसलिए है
क्योंकि वो लोकसभा चुनाव था, ये 27 के चुनाव का सेमीफाइनल है। अगर आरएसएस का साथ मिल गया है, अगर योगी इसमें से 9 सीटों में से जितना भी सीट विनिंग मार्जिन में आते हैं और वो एक सियासी मैसेज जाएगा, चूंकि 2 साल बाद, वहां 3 साल बाद चुनाव है, तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री के लिए ये कंडीशन है कि अगली बार सत्ता में आना है तो इसको किसी भी हाल में जीतना है। और मुख्यमंत्री ये समझते हैं, इतने साल यूपी को समझने के बाद वो समझ गए हैं कि इस चुनाव का महत्व क्या है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भी अपने जो पिछला रिकॉर्ड, उसने एक रिकॉर्ड सेट किया है, उसको मेंटेन करना चाहेगी कि 27 में हम आ रहे हैं। लेकिन योगी जी ये कतई नहीं चाहेंगे कि ये मैसेज किसी भी तरीके से जाए। इसीलिए जो इतना एक सटीक नारा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत सोच समझ कर दिया गया है। और उसका असर आप देखिए कि इसका सिर्फ असर यूपी में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, और प्रधानमंत्री जी भी उस बयान को देते हैं, अलग तरीके से देते हैं। तो वो पूरा राष्ट्रीय नारा बन चुका है और ये न सिर्फ 27 बल्कि देश की राजनीति को भी साधेगा ये आने वाले बिल्कुल। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति भी इस तरीके की रही है। चुनावों से पहले जो नारेबाजी होती है, और जो वन लाइनर्स हम जिसे कहते हैं अपनी भाषा में, वो वन लाइनर्स पार्टी की तरफ से बहुत संजय दिए जाते हैं। फिर चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर सीएम योगी हो, या फिर कोई भी पार्टी का बड़ा नेता हो, इस तरीके के वन लाइनर्स देकर और नारेबाजी के तौर पर मतदाताओं को लुभाने की जो कोशिश होती है, हालांकि उसका कितना असर होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और एक सवाल और है जी, जो रोहन उठा रहे थे चुनाव आयोग को लेकर। हालांकि चुनाव आयोग पे हम उस तरीके से टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि प्रिपरेशन को लेकर लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग को क्यों बार बार ऐसा करना पड़ता है कि पहले तारीख कुछ और अनाउंस करते हैं, उसके बाद उसको एन वक्त पे टाल देते हैं। ये जम्मू कश्मीर जब चुनाव हो रहा था, हरियाणा भी साथ में होना था, हरियाणा को टाला गया था, कई जगहों पे ऐसा हो चुका है। क्या इसके पीछे वाकई में कम्युनिकेशन को लेकर, रिसर्च को लेकर, या वजह क्या होती? देखिए, वजह अंदर क्या है ये तो संजय हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष हर बार सवाल उठाता है कहीं बीजेपी के इन्फ्लुएंस में तो चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप देख लें, सिफारिश तो कांग्रेस की तरफ से भी की गई थी, बसपा की तरफ से भी की गई थी, रालोद की तरफ से भी की गई थी, सपा ने सिफारिश नहीं की थी। लेकिन हरियाणा चुनाव में ऐसा नहीं था, कोई सिफारिश नहीं थी वहां पर। हरियाणा में भी डेट्स में बदलाव किया गया डेट्स था, में बदलाव और किया गया था। राजस्थान और पंजाब में भी। इवन महाराष्ट्र का चुनाव भी उस समय होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई उस वक्त हमें जम्मू कश्मीर में फोर्सेस चाहिए, तो हम जो है बिल्कुल महाराष्ट्र को लेकर काफी कुछ इफेक्ट होता है इससे, काफी कुछ जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इफेक्ट होते हैं, तो इस पर जरूर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मतदाता इससे इफेक्ट होता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही बैकएंड से स्ट्रैटेजी भी होती है। हालांकि चुनाव आयोग का कोई फैसला है तो वो सोच समझ कर लिया होगा। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस डिजिटल लाइव में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें